यहाँ से अकाउंटेंसी का मजा जो है अब कई गुना बढ़ जाने वाला है। और जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर हमारा दो चीजें मिलता है, इधर का साइड हमारा लायबिलिटीज मिलता है और इधर का साइड हमारा एसेट्स मिलता है। तो पूंजी में जोड़ने वाला आइटम क्या है? आय जुड़ता है, लाभ जुड़ता है और पूंजी पर ब्याज जुड़ता है। जितने का बेचा है ये 2,80,000, ये क्या है? ये आपका कैश पर फर्क डालेगा कि हर ट्रांजेक्शन का प्रभाव कहां पड़ता है, किन किन चीजों पर पड़ रहा है और कौन सा चीजें बढ़ता है, कौन सा चीजें घटता है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। और हम लोग का क्लास 11th वालों का जो वन शॉट सीरीज चल रहा है उसके अंदर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कौन से चैप्टर का? एक नया चैप्टर जिसका नाम है लेखांकन समीकरण। ये चैप्टर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला पहला चैप्टर है, यानी इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। यहां से अकाउंटेंसी का मजा जो है अब कई गुना बढ़ जाने वाला है। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। है तो लेक्चर छोटा सा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जो मेन बेस है वो आपको सिखा देंगे, तो आराम से आप हर प्रकार का क्वेश्चन इसको कर लेंगे इस चैप्टर का, है ना बात। तो न्यूमेरिकल तो हम एक ही आज आपको सिखाने वाले हैं, बाकी थ्योरेटिकल चीजें इसमें क्या क्या चीजें होता है इस चैप्टर का, बाकी सब चीजें क्या क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से जानेंगे। तो क्या है आज का ये चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ना है, तो उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आज के लक्ष्य में हमारा क्या क्या चीज है। आज के लक्ष्य में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे लेखांकन समीकरण जो हमारा चैप्टर है उसका अपना अर्थ क्या है। फिर उसके बाद हम लोग जो है लेखांकन समीकरण कैसे क्या होता है, किस प्रकार का होता है उसके बारे में जानेंगे, यानी अर्थ के बाद हम लोग लेखांकन समीकरण को देखेंगे कि वो क्या है। फिर इसके बाद जानेंगे उससे संबंधित नियम, लेखांकन समीकरण में कौन कौन से नियम होते हैं। और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन भी यहां पर देखेंगे, किसका? लेखांकन समीकरण का। और वो सारी चीजों को देखने के बाद आपको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सारी बातें एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें सॉल्व होता है इसमें। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है जिसका नाम है लेखांकन समीकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? अकाउंटिंग यानी लेखांकन और इक्वेशन यानी समीकरण। तो ये हमारा चैप्टर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या देखना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर में ये लेखांकन समीकरण है, इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है, इस चीज को समझा जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम लोग समझे हैं तो इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। बोला गया है सामान्य शब्दों में लेखांकन समीकरण व्यवसाय की संपत्तियों के विरुद्ध दायित्वों में समानता प्रकट करता है। इसमें संपत्तियों का योग व्यवसाय के बाह्य दायित्वों एवं व्यवसाय के स्वामी की पूंजी के योग के बराबर होता है, ये बात बता रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा अंदर से समझते हैं, थोड़ा सा डीपली समझते हैं। आपने एक प्रणाली पढ़ा था लेखांकन की जिसका नाम क्या था? दोहरा लेखा प्रणाली, जिसको द्विप्रविष्टि प्रणाली भी कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम, ये हम लोग जानते हैं। उस प्रणाली में आपने क्या देखा था कि जब भी हम लोग लेखांकन करते हैं, और वो प्रणाली यूज कौन करता है? वही यूज करता है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, यानी व्यावसायिक संस्था करते हैं। ठीक बात। तो उस प्रणाली में आपने देखा क्या था? उस प्रणाली में हम लोग जानते थे कि हर डेबिट के अपना एक क्रेडिट होता है, जिसके वजह से डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है, यानी दोनों मिलाकर डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं। हमारा लेखांकन इसी प्रकार से चलता है, पूरा संतुलित होता है। ठीक बात। अब इसी कारण से हम लोगों को एक चीज बनाना होता है जिसका हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट, जो आपको आगे चल के सबसे आखिरी चैप्टर में समझ में आएगा। हम लोग को बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। और जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर हमारा दो चीजें मिलता है, इधर का साइड हमारा लायबिलिटीज मिलता है और इधर का साइड हमारा एसेट्स मिलता है। और इसी वजह से, क्योंकि ये डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं, इसी वजह से बैलेंस शीट भी क्या होना चाहिए? बैलेंस शीट भी हमारा दोनों साइड बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, तब हम लोग मानते हैं कि हमारा लेखांकन सही है। ठीक बात। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट और एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, और ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। जैसा कि हम लोग लेखांकन के नियम के तौर पे, लेखांकन प्रणाली के तौर पे हमने जाना है कि दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर होते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारा बना है लेखांकन समीकरण। ठीक है, और वो क्या कहता है? वो बोलता है लेखांकन समीकरण कि व्यवसाय की जो भी संपत्तियां होंगी, जितनी भी संपत्तियां होंगी, सारी की सारी संपत्तियां, ठीक है, सारी की सारी संपत्तियां किसके बराबर होगा? तो बोल रहा है कि विरुद्ध, यानी उसके सामने कौन मिलेगा? दायित्व में समानता प्रकट होगा, यानी संपत्तियां जो होगी वो दायित्व के बराबर होगी। यही बता रहा है हमारा लेखांकन समीकरण। लेकिन और अगर अंदर जाएंगे तो हमें पता चला है दायित्व दो प्रकार के होते हैं, है ना बात। अगर हम लोग और अंदर जाएं तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो दायित्व है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है हमारा आंतरिक दायित्व,
इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा होता है हमारा बाह्य दायित्व, ठीक है, यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी। दो प्रकार के हमारे दायित्व होते हैं। बात समझ में आया? कौन कौन सा? एक हुआ आंतरिक दायित्व, दूसरा होता है बाह्य दायित्व। अब जब आंतरिक दायित्व की हम बात करते हैं, इंटरनल लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तो हमारा वो क्या होता है? तो समझिए संस्था का, व्यवसाय का जो अंदर का व्यक्ति है उससे संबंधित जो दायित्व होगा वो आंतरिक दायित्व होगा। तो अंदर का व्यक्ति कौन होगा? जो उस व्यवसाय का मालिक होगा, ठीक है, बात समझिएगा, जो व्यवसाय का मालिक होगा। यानी इस दायित्व का सीधा सीधा संबंध किससे होता है? व्यवसाय के स्वामी से होता है, या स्वामी का जो दायित्व होगा वो हमारा आंतरिक दायित्व होगा। और ये बाह्य दायित्व का संबंध किससे होगा? स्वामी को छोड़कर बाकी सारे, ठीक है, स्वामी को छोड़कर बाकी सारे वो हमारे क्या होगा? बाह्य दायित्व होगा। मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो अभी अब समझा देते हैं। देखो भाई, आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि दायित्व होता क्या है ये पहले पता करना है। तो दायित्व का मतलब वो सारे के सारे रकम, वो सारी के सारी सेवाएं जिसे देना बाकी है, ठीक है। जब व्यापार द्वारा किसी भी पैसे का भुगतान, किसी भी सेवा का भुगतान, किसी भी कार्य का करना बाकी हो, यानी कुछ भी देना बाकी होगा, वो हमारा क्या होगा? व्यापार के लिए दायित्व कहलाएगा। ठीक बात समझ में आया? जैसे किसी को 10,000 रुपए देना बाकी है तो 10,000 रुपए का आपके पास दायित्व, ठीक है। किसी ने आपके पास 10,000 रुपए जमा कर दिया और आपको उस 10,000 के बदले सेवा देना बाकी है, तो वो 10,000 रुपए आपके पास जो जमा है वो भी दायित्व है, क्योंकि उसके बदले सेवा देना बाकी है। समझ रहे बात? तो जो भी देना बाकी होता है वो हमारा क्या होता है? दायित्व हो जाए। ठीक बात, ये समझ में आएगा। अब ये दायित्व हमारा दो प्रकार का हमने बताया, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। इसे समझिए। तो देखिए, आपने एक और अवधारणा पढ़ा था, कौन सा? पृथक व्यवसाय की अवधारणा। उसके तहत आपने ये बात जाना था कि हमारा जो व्यापार होता है और व्यापार का मालिक होता है, ये दोनों के दोनों अलग अलग है ना बात? ये दोनों के दोनों अलग अलग एंटिटी है। आपस में इनका जो है ऐसा स्वरूप, ऐसा लेन देन होता है, आपस में ये दोनों ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये दोनों बारी बारी हैं, एक दूसरे के साथ में अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। दोनों का अपना अपना एक पक्ष है, दोनों का अपना अपना एक जो है लेखांकन में स्वरूप है ना बात? और हम जब लेखांकन करने बैठते हैं, जब हम लोग लेखा करते हैं, तो हमारा लेखांकन होता है किसके लिए? व्यापार के लिए होता है, ना कि व्यापार के स्वामी के लिए होता है। तो जब भी लेखांकन करेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसके, नजरिया किसके हिसाब से रखेंगे? व्यापार का नजरिया लिखेंगे, व्यापारी का नहीं। ठीक बात। अब ये दोहरा लेखा प्रणाली, सॉरी, पृथक व्यवसाय की अवधारणा कहता है। अब ये पृथक व्यवसाय की अवधारणा जब कहता है, तो इसी अवधारणा के हिसाब से जो ये इसमें पैसा लगाता है, व्यापार का मालिक व्यापार में जब पैसा लगाता है, व्यापार का स्वामी व्यापार में जब पैसा लगाता है, धन लगाता है व्यापार को चलाने के लिए, व्यापार को चालू करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पूंजी, है ना बात? वो पूंजी कहलाता है कि नहीं कहलाता है? ये बात आपको समझ में आ रहा है? क्लियर बात? वो कहलाए पूंजी। तो ये पूंजी जो है ना, ये व्यापार के पास, इस पूंजी को, व्यापार के पास पूंजी किस तरह से रहता है? एक दायित्व की तरह रहता है। वो दायित्व किसने किसको दिया है? तो वो इसलिए दायित्व है क्योंकि उसने जो है व्यापार के मालिक से एक तरह से पैसा लेकर के रखा है, और उसका ये व्यापार जो है ना, उसका ये उत्तरदायित्व है, उसका ये दायित्व है कि वो जब भी बंद होगा या जब भी उसे अपने मालिक को पैसा लौटाना पड़ेगा। तो इसीलिए पूंजी को, पृथक व्यवसाय की अवधारणा की वजह से पूंजी को क्या मानते हैं? पूंजी एक दायित्व है। ठीक बात? पूंजी एक दायित्व है। समझ में आया? क्योंकि पूंजी किसे किसको चुकाना रहता है? व्यापार के द्वारा व्यापार के स्वामी को पूंजी क्या करना रहता है? चुकाना रहता है। बात क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक बात, ये समझ में आ गया? ठीक है। अब इसी प्रकार से ये जो पूंजी दायित्व, ये अब कैसा दायित्व होगा? पूंजी जो दायित्व है, ये बात तो समझ में आया, लेकिन ये कैसा दायित्व होगा? तो सीधी सी बात है, पूंजी जो है वो कैसा दायित्व होगा? वो स्वामी को देने वाला दायित्व है ना, यानी ये कैसा दायित्व है? पूंजी हमारा आंतरिक दायित्व है। ठीक है, तो पूंजी हमारा आंतरिक दायित्व के अंतर्गत आता है। बात क्लियर हो गया? बढ़िया से। इसके अलावा बाकी सब कुछ, बाकी सारे के सारे आइटम्स, बाकी सारे के सारे सब कुछ क्या होगा? वो सब बाह्य दायित्व होगा। क्योंकि जैसे हमारा लेनदार बाहरी व्यक्ति, उसको देना है, व्यापार के मालिक को तो देना नहीं है। ठीक है, जैसे बैंक को बाहर किसी को देना है, व्यापार के मालिक को तो देना नहीं है। तो बाकी जितना भी कुछ है वो सब के सब आपके बाह्य दायित्व होगा, क्योंकि उन सबका संबंध व्यापार के मालिक से नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया दायित्व दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक पूंजी, दूसरा बाह्य दायित्व। अगर जब हम दायित्व को दो वर्गों में बांट दिए, तो अभी हम लोगों ने जाना था क्या कि लेखांकन समीकरण इस तरह से होता है कि संपत्ति जो है वो दायित्व के बराबर होता है, और दायित्व जब दो तरीके को है, तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं ना, जो आगे वाले लाइन में बोला, क्या बोला है? इसमें संपत्तियों का योग, जो संपत्तियां हैं उसका योग व्यवसाय के बाह्य दायित्व, दायित्व का एक हिस्सा बताया बाह्य दायित्व। ठीक है, व्यवसाय के बाह्य दायित्व एवं व्यवसाय के स्वामी की पूंजी के योग के बराबर होता है। यानी इसी को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, हम
इस लाइन से हमें क्लियर हो गया कि जो संपत्तियां हैं वो किसके किसके बराबर होगा, जो संपत्तियां हैं वो बराबर होगा आपका बाह्य दायित्व प्लस पूंजी के। ठीक है, बाह्य दायित्व प्लस पूंजी, क्योंकि पूंजी क्या है, पूंजी आंतरिक दायित्व है। ठीक है, इसके बराबर हो गया। क्लियर हो गया, समझ में हो गया। तो मुख्य रूप से लेखांकन समीकरण हमारा यही है, क्या कि हमारा लेखांकन समीकरण कहता है कि हमारा संपत्तियां होता है वो बराबर हो जाता है बाह्य दायित्व और पूंजी के योग के बराबर। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे देखिए दूसरे शब्दों में कैसे बताता है कि लेखांकन समीकरण एक सूत्र है, बिल्कुल यही सूत्र जो आपको दिख रहा है, जिसमें संपत्तियों का योग पूंजी एवं दायित्व के योग के बराबर होता है। अब यहां पर जब दायित्व बोल दिया तो इस दायित्व का मतलब कौन सा दायित्व होगा, इस दायित्व का मतलब बाह्य दायित्व। ठीक है, इस दायित्व का मतलब कौन सा दायित्व हो गया, बाह्य दायित्व। और इसीलिए यहां पर वो सूत्र दे दिया है, संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व। क्लियर बात, समझ में आया। ठीक है, तो फिर आगे क्या है, आगे कहता है हमारा इसमें कि संपत्तियां क्या होती है, पूंजी क्या होते हैं, दायित्व क्या होते हैं, इनका स्पष्टीकरण। यानी अभी हमने आपको एक लेखांकन समीकरण समझा दिया कि उसमें संपत्तियां होती हैं, उसमें पूंजी होता है, उसमें दायित्व होता है, लेकिन आखिरकार इसमें क्या क्या चीजें होता है, क्योंकि जब तक आपको सारी संपत्तियों के बारे में पता नहीं होगा, जब तक आपको पूंजी में क्या क्या चीजें होता है उसके बारे में पता नहीं होगा, और जब तक आपको दायित्व में क्या क्या होता है इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप लेखांकन समीकरण के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, है ना बात। तो इसीलिए सबसे पहले बात किया जाए कि संपत्तियां क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं संपत्तियां कहलाती है। ये आपको एक सबसे सामान्य डेफिनेशन दे दिया संपत्तियों का, कि व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से खरीदी गई सारी वस्तुएं आपकी संपत्तियां होती है। लेकिन इसको अगर और बेहतर तरीके से समझाया जाए तो संपत्तियों में वो सारी की सारी चीजें आएगा जो आपको लाभ कमाने में मदद करता है। ठीक है, जैसे आपका बिल्डिंग लाभ कमाने में मदद कर रहा है, क्योंकि बिल्डिंग नहीं रहता तो आप व्यापार कहां करते हैं, है ना बात। जैसे आपके पास हुआ फर्नीचर, आपका मशीनरी, आपका प्लांट्स, ये सारी की सारी चीजें क्या है, संपत्तियां, क्योंकि ये सब चीजें क्या करते हैं, व्यापार में लाभ कमाने में आपको सहायता प्रदान करती हैं। ठीक बात, तो वो संपत्तियां होती हैं। अब इनमें मुख्य तौर पे कौन कौन सी संपत्तियां होती हैं उसका नाम दे दिया, और यही आपको याद रखना है, क्योंकि यही जितनी भी संपत्तियां यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, जितने नाम लिखे गए हैं, जनरली इस चैप्टर में उन्हीं संपत्तियों का उल्लेख होता है, उसी प्रकार की संपत्तियों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन में चीजें दी रहती है। जैसे क्या, सबसे पहला संपत्ति हाथ में रोकड़। ठीक है, हाथ में रोकड़ यानी कैश इन हैंड, आपके पास जो है पैसा रहेगा वो आपका हो गया। ठीक है, हाथ में रोकड़ समझ रहे हैं, मतलब आपके हाथ में, आपके पास जितना भी कैश रहता है वो आपका हाथ में रोकड़ कहलाएगा। फिर उसके बाद बैंक में रोकड़, आपके बैंक बैलेंस में जितना पैसा रखा रहेगा वो बैंक में रोकड़ कहलाएगा। फिर उसके बाद देनदार, देनदार कौन होते हैं, ध्यान रखिएगा, देनदार वो लोग होते हैं जो देने वाले होते हैं। देनदार कौन होते हैं, जो देने वाले होते हैं। और देने वाला कौन होगा, देने वाला कौन होगा, देने वाले वो लोग हैं जिन्हें आपने क्या किया है, जिन्हें आपने उधार में माल बेचा है। ठीक है, तो देनदार वो लोग होते हैं जिन्हें उधार में माल बेचा है। ठीक है, जिन्हें उधार में माल बेचा है। ठीक है, अब माल या कुछ भी उधार में बेच दे, अगर संपत्ति भी उधार में बेचते हैं तो भी वो देनदार कहलाते हैं। ठीक है, तो उधार में जब भी हम किसी को कुछ बेचते हैं तो वो हमारे कौन होता है, देनदार, देने वाले। ठीक है, फिर होता है प्राप्य विपत्र। अब प्राप्य विपत्र क्या होता है ना, प्राप्य विपत्र एक बिल, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे हमें पैसा मिलना प्राप्त होता है। ठीक है, जिसपे हमें पैसा मिलना है वो हमारे प्राप्य विपत्र कहलाते हैं, एक डॉक्यूमेंट है। उसके बदौलत वो जो होता है उसके 3 महीना, 6 महीना, 4 महीने की अवधि होती है, वो अवधि बीतने के बाद उस पर पैसा हमें मिलता है, तो वो भी हमारे लिए संपत्ति होता है। तो वो बात हो गया। फिर उसके बाद विनियोग, विनियोग क्या होता है, वो धन जिसे हम लगाए गए कहीं ऐसे जिसके बदले हमें ये आशा रहता है कि उससे ज्यादा मिलेगा, तो वो हमारा पैसा कहीं लगा हुआ है ना, ठीक है, कहीं रखा हुआ है ना, तो वो भी हमारे लिए संपत्ति है। फिर उसके बाद होता है स्कंद, स्कंद का मतलब आपको पता ही, रहतिया माल। ठीक है, उसको हम लोग स्कंद कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय क्या होता है, पूर्वदत्त व्यय एक ऐसा व्यय है जिसे हम अग्रिम में जमा कर दिए, यानी कहीं पे हमें मान लीजिए वेतन देना था, लेकिन हमने क्या किया, उसके जो है 4 महीने का वेतन पहले से एडवांस दे दिया। ठीक है, तो 4 महीने का एडवांस वेतन दे दिया, जमा कर दिया, तो वो क्या है, हमारा पूर्वदत्त व्यय, तो वो भी तो हमारे लिए संपत्ति, क्योंकि हमने कहीं पे जमा करके रखा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है उपार्जित आय। उपार्जित आय क्या होता है कि आपने कहीं पे सर्विस प्रोवाइड कर दिया है, कोई सेवा दे दिया, लेकिन उसका पैसा मिलना बाकी, वो आपका होता है उपार्जित आय। तो जब पैसा आपको मिलना बाकी है तो एक तरह से देखा जाए कहीं पे आपका पैसा जमा के तौर पर ही रखा हुआ है ना, तभी ना आपको एक तरह से मिलेगा, क्योंकि आपने एक सर्विस दे दिया। अब उसके पास 4,000, 10,000, 12,000 आपका बन चुका है, अब वो कभी ना कभी देगा, तो वो भी आपके लिए क्या होता है, संपत्ति के तौर पर होता है। फिर फर्नीचर पता ही है, प्लांट एवं मशीनरी ये संपत्ति है, भूमि एवं भवन ये संपत्ति है, ख्याति, ये सारी के सारे क्या है, हमारी संपत्तियां, और इन्हीं संपत्तियों का उल्लेख यहाँ पर लेखांकन समीकरण में आपको मिलेगा। ठीक बात, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए कि ये संपत्तियां। अब आगे क्या कहता है, इसमें स्थायी संपत्तियां, चालू संपत्तियां, मूर्त संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियां, अवास्तविक संपत्तियां, क्षयशील संपत्तियां सभी सम्मिलित की जाती हैं।
जो हमारा संपत्ति है ना, इन संपत्ति में सभी प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित की जाती है, और जितना भी यहाँ पे संपत्ति का नाम हमने बताया, ये सारे के सारे नाम आपको कहां पर मिलेगा, जो हमारे लेखांकन के आधारभूत शब्दावलियां जो है ना, वो हमने एक चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, 2 लेक्चर्स में उसको कंप्लीट किया था, उसी के अंदर मिलेगा। तो ये सारी चीजें वहां पर जाकर के आप देख लीजिएगा कि क्या होता है, किस प्रकार के, किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे बताया गया। अब आगे बात करते हैं दूसरा, पूंजी। पूंजी क्या होता है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो देखिए क्या लिखा है, व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में लाई गई नगद राशि, ठीक है, माल या संपत्ति, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, पूंजी कहलाते हैं। अगर व्यापार का मालिक अपनी तरफ से व्यापार में कोई धन लगाता है, ठीक है, कोई माल लगाता है, कोई संपत्ति लगाता है, तो इन सब का योग आपका पूंजी के अंतर्गत आता है, ये सब पूंजी कहलाता है, ठीक है। लेखांकन समीकरण में पूंजी में लाभ की राशि जोड़कर तथा हानि या आहरण की राशि घटाकर दर्शाई जाती है, लेकिन कैसे क्या जुड़ता है क्या घटता है ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको यही बात है कि पूंजी क्या होता है, ये आपको ऊपर ऊपर से चीजें बात समझ में आ गया। पूंजी का डेफिनेशन यही है, आपसे जब भी कोई पूंजी का बोलेगा आप यही बोलेंगे कि व्यापार का मालिक या व्यापार का स्वामी अपने व्यापार में जो भी नगद राशि लगाता है, जो भी माल लगाता है या जो भी संपत्ति लगाता है, वो सबके सब क्या कहलाते हैं, वो सबके सब पूंजी कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे बात क्या कहता है, अगला बात होता है दायित्व। ये दायित्व को देता भी कहते हैं, ठीक है, देता यानी दायित्व। अब ये दायित्व क्या होता है, तो दायित्व का सबसे आसान तरीके में जो इसका डेफिनेशन है वही कि व्यापार के द्वारा चुकाई जाने वाली, ठीक है, व्यापार के द्वारा किसी भी को कभी कुछ देना बाकी होता है तो वो सारी चीजें क्या होता है, वो सभी चीजें दायित्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसको हमें कैसे बताया गया, तो वह राशि जो व्यवसाय के स्वामी के अतिरिक्त अन्य पक्षकारों को दे हो। अब यहां पर स्वामी के अतिरिक्त क्यों बोला है, स्वामी के अतिरिक्त ये शब्द इसलिए बोला है क्योंकि यहां पर जो दायित्व है ना, वो कौन से दायित्व की बात कर रहा है, ये आपका बाह्य दायित्व की बात कर रहा है, क्योंकि पूंजी के बारे में आपने पहले पढ़ लिया, और पूंजी हमारा कौन सा दायित्व है, पूंजी हमारा आंतरिक दायित्व है। तो जब हम पूंजी पढ़ चुके हैं तो अभी जो दायित्व की बात होगा वो कौन सी दायित्व होगा, वो बाह्य दायित्व होगा, इसीलिए स्वामी के अतिरिक्त बोला है, ठीक है। स्वामी के अतिरिक्त अन्य पक्षकारों को जो देय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग दायित्व कहते हैं, ठीक बात। यह राशि व्यवसाय के विरुद्ध अन्य पक्षकारों को देय होती है, बात सही है। देवताओं में सभी बाह्य दायित्वों को सम्मिलित किया जाता है, जो देयता होते हैं, जो दायित्व होते हैं, उसमें सभी प्रकार के बाह्य दायित्वों को सम्मिलित किया जाता है, और इनमें निम्न मदों को सम्मिलित किया जाता है। अब दायित्व के जो है यहाँ पे कुछ वो दे दिए, कुछ उदाहरण जो आपको इस चैप्टर में मिलेगा। जैसे सबसे पहले माल से संबंधित जो दायित्व होता है उसमें कौन होता है, उसमें विविध लेनदार हैं और आपके देय विपत्र है। जैसे वहां प्राप्य विपत्र था ना, जिसपे पैसा मिलना था, अब यहाँ पे देय विपत्र है, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे आपको पैसा चुकाना है, देना है, इसलिए दायित्व है। और लेनदार क्या होता है, लेनदार होता है मतलब लेने वाले, ठीक है। लेनदार का मतलब कौन होगा, लेने वाले। लेने वाले कौन होंगे, बोलिए, लेने वाले कौन होंगे, जिनसे आपने उधार में माल खरीदा है, ठीक है, जिनसे उधार में खरीदा है, जिनसे उधार क्रय किया है, ठीक बात, क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया। अगली बात हमारा क्या कहता है, अगली बात कहता है व्यवसाय से संबंधित दायित्व। उसमें कौन कौन आता है, उसमें आता है जैसे अदत व्यय, अदत वेतन, अदत मजदूरी। तो जब भी अदत अदत शब्द मिलेगा, ठीक है, ये सारे अदत जो मिल रहे हैं, अदत का मतलब होता है किसी भी व्यय में अदत अगर है तो इसका मतलब होता है जिससे देना बाकी है, यानी ऐसा खर्चा जिसका सर्विस आपने ले रखा है, काम आपने किसी से करवा लिया लेकिन उसका पेमेंट करना अभी बाकी है, तो पेमेंट आप बाद में देंगे ना, तो ये हमारा अदत व्यय के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये भी दायित्व है। और फिर अन्य देयताएं जैसे क्या है, बैंक ऋण, यानी बैंक से आपने लोन लेकर के रखा है, साझेदारों से ऋण, अपने मालिक जो साझेदार होता है उनसे आपने लोन लेकर के रखा, या अन्य पक्ष से लिया गया कोई ऋण, यानी इसमें आप समझिए कि जो ऋण होंगे, बाकी अलग अलग प्रकार के जितने भी ऋण होते हैं वो सबके सब हमारे कौन से दायित्व होंगे, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये दायित्व के बारे में आ गया, क्लियर बात। अब बात करते हैं हम लोग सबसे मेन पूंजी, जो आपने पूंजी पढ़ा ना इस वाले चैप्टर में, यही सबसे मेन बात है। बाकी सारा चीज अच्छे तरीके से समझ में आता है, कहां जुड़ा है, कहां घट रहा है, कहां जुड़ा है, कहां घट रहा है, लेकिन पूंजी में बहुत से आइटम जुड़ते हैं और बहुत से आइटम घटते हैं, उसके बारे में हम यहां पर आपको बता दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा जितनी भी पॉइंट्स है, पूंजी में क्या क्या जुड़ता है, पूंजी में क्या क्या घटता है, क्योंकि इसी के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं चैप्टर का, ठीक है। तो सबसे पहला बात करते हैं पूंजी में जोड़े जाने वाले मदें, ठीक है। पूंजी में क्या क्या जुड़ता है, तो सबसे पहला पूंजी में इनकम जुड़ता है, आय। तो याद रखिएगा जितना भी पॉजिटिव चीजें सब पूंजी में जुड़ेगा, जैसे इनकम, आय। इनकम से, आय से क्या होता है, लाभ बढ़ता है। आपने क्योंकि शुरुआत में ये पढ़ा ना पूंजी में कि लाभ जुड़ता है और हानि घटता है, तो सीधी सी बात समझिएगा, इनकम से क्या होता है, इनकम से आय बढ़ता है, लाभ बढ़ता है, ठीक है। तो लाभ बढ़ेगा इसलिए इसको क्या किया जाता है, ये जोड़ने वाला आइटम है। फिर लाभ खुद ही है अपने आप में पॉजिटिव, तो ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा। फिर पूंजी पर ब्याज, ये भी जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको इस तरह से समझिएगा, जो ब्याज है, जिस चीज पे ब्याज लगता है वो चीज बढ़ जाता है,
तो पूंजी पर ब्याज लग रहा है तो जाहिर सी बात है पूंजी बढ़ेगा, तो वो भी जुड़ेगा। तो पूंजी में जुड़ने वाला आइटम क्या है? आय जुड़ता है, लाभ जुड़ता है और पूंजी पर ब्याज जुड़ता है। ये तीनों चीज पूंजी में जुड़ता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब पूंजी में से घटाई जाने वाले आइटम क्या क्या है? ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो पूंजी में घटता है? तो इसका जस्ट उल्टा, जितने भी नेगेटिव आइटम, जैसे सबसे पहला जो है व्यय घट जाता है, आय का उल्टा व्यय, पैसा कम होगा, लाभ कम होगा इसलिए घटेगा। दूसरा क्या है आपका? हानि, ये घट जाएगा, हानि भी नेगेटिव चीज है, नुकसान करता है, वो भी हमारा घटेगा। फिर उसके बाद आहरण, आहरण भी पूंजी में से कम होता है, क्योंकि आहरण का मतलब होता है स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए सामान निकालता है, माल निकालता है, धन निकालता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। ठीक बात क्लियर है? अब देखिए, स्वामी जब व्यापार में लगाता है तो वो पूंजी होता है, और स्वामी उसी में से निकाल रहा है तो वो आहरण होता है। तो जाहिर सी बात है जब निकलेगा तो क्या निकलेगा? लगा रहा है तो पूंजी निकाल रहा है, तो निकलेगा तो इनडायरेक्टली एक तरह से पूंजी में से चीजें निकल रहा है ना। इसी वजह से आहरण क्या होता है? घटता है पूंजी में से। आहरण हमेशा पूंजी में से घटता है, क्योंकि वो निगेटिव है, इधर से लगाता है तो पूंजी बनता है, लेकिन उधर से निकालता है तो आहरण बनता है, इसलिए ये घट जाएगा। ठीक है, और जब आहरण घटेगा तो जाहिर सी बात है आहरण पर ब्याज भी घटेगा, क्योंकि आहरण पर ब्याज से आहरण बढ़ जाएगा, और आहरण बढ़ेगा तो आपका जो है वो पूंजी को कम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें घटने वाले आइटम हो गया। बात समझ में आया? बस इतना ही इस चैप्टर में है, समझ रहे हैं? इतना ही आपने पढ़ लिया तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। अब डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल देखिए और देखिए कितना आसानी से आप जो है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, तो बड़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक बात। लेकिन उससे पहले ये बैलेंस शीट का आप फॉर्मेट देख लीजिए। बैलेंस शीट के फॉर्मेट से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कौन सा चीज कहां पे कैसे लिखा जाए। बैलेंस शीट एज ऑन, वैसे ये बैलेंस शीट मुख्य रूप में तो आपको आखिरी चैप्टर में बनाना सीखना ही है अच्छे तरीके से। यहाँ पर फॉर्मेट इसलिए देखना है ताकि एसेट्स में क्या चीजें जाता है, लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें जाता है, ये आपको समझ में आए। तो देखिए सबसे पहले एसेट्स की बात करें तो देखिए आपका रोकड़ हो गया, देनदार हो गया, प्राप्य विपत्र हो गया, यहाँ प्राप्य होगा। ठीक है, प्राप्य विपत्र हो गया, स्कंद हो गया, विनियोग, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, फर्नीचर, मशीनरी, भूमि भवन, ये सारी संपत्तियां आपने देखा था ना संपत्तियों में। ठीक है, इनका टोटल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखे दायित्व में ये बैंक अधिविकर्ष हो गया, देय विपत्र हो गया, लेनदार हो गया, अदत्त व्यय हो गया, अग्रिम प्राप्त आय जिसको अनुपार्जित आय भी कहते हैं, इसको हम लोग अनुपार्जित आय भी कहते हैं। अब यह अनुपार्जित आय क्या है तो साफ साफ समझ में आ रहा है। अनुपार्जित आय का मतलब अग्रिम प्राप्त आय, मतलब ऐसा है कि आपने अभी सेवा नहीं दिया और आपको कोई पैसा जमा करके चला गया, आपको कोई पैसा देके चला गया, तो आपके पास वो पैसा क्या है? एक दायित्व की तरह कि उसके बदले सेवा देना बाकी है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद जो है हमारा ऋण, और उसके बाद पूंजी, आपको पता ही ये सारे के सारे दायित्व है। और इधर का टोटल और इधर का टोटल फिर होगा बराबर, क्यों? क्योंकि एसेट्स का योग बराबर पूंजी प्लस दायित्वों का योग। ठीक है, तो ये बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया बैलेंस शीट। अब इसी के आधार पर हम आपको एक न्यूमेरिकल बता रहे हैं, और देखिए कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कितने आसान है और कितना आराम से आपको समझ में आता है और कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एक टर्म्स को, जो एक एक सौदे हैं उन सभी सौदों को बकायदे समझना है। बढ़िया से सारे सौदों को जब समझ लेंगे फिर उन सौदों को आप जो है अपने लेखांकन समीकरण में लिखना सीखेंगे कि लेखांकन समीकरण में उसे कैसे उतारते हैं, कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सौदों को लिखते हैं, समझते हैं। लिखा है निम्नलिखित लेन देनों के उधार पर लेखांकन समीकरण बनाइए। यहां उधार लिख दिया गया, यहां आधार होगा। भाई उधार पर क्यों हम लोग लेखांकन समीकरण बनाएंगे? किसी का कर्जा लेके बैठे हैं क्या? है नहीं ना, आधार पर। तो क्या बात है, निम्नलिखित लेन देनों के आधार पर जो है, और लेन देनों की जगह यहां पर लेनदारों, अरे यार काफी टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर लेन देन होगा। लगता है टाइपिंग करने में बड़ा जो है उधार चल रहा था, टाइपिस्ट के ऊपर काफी उधार था, इसलिए जो है ये बातें लिख दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, निम्नलिखित लेन देनों के आधार पर आपको लेखांकन समीकरण बनाना है, और लेन देन क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, एक एक चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या बात करते हैं, सबसे पहला यहाँ पर होता है कि नगद से व्यापार प्रारंभ किया 4 लाख। ठीक है, तो आपको करना यह है ना कि हर सौदों को पकड़ना है और उसके पक्ष को ढूंढना है। कि आपको दोहरा लेखा प्रणाली समझ में आ ही रहा था। आपको दोहरा लेखा प्रणाली ने क्या बताया था कि जब भी कहीं भी कोई भी लेन देन होता है तो उसका प्रभाव 2 पक्षों पे पड़ता है, एक पक्ष डेबिट होता है, एक पक्ष क्रेडिट होता है। आपको करना क्या है कि जितने भी सौदे पकड़ने हैं, जितने भी सौदे पड़ रहे हैं, उन सभी सौदों का आपको वही 2 पक्ष ढूंढना है कि किन 2 पक्षों पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक बात। जैसे सबसे पहला बोला है कि नगद से व्यापार आरंभ किया, तो देखिए जब भी नगद से व्यापार आरंभ करेंगे तो सबसे पहला प्रभाव आपका कैसे पड़ेगा, हम इस तरह से लिख देते हैं, कुछ संपत्तियां हो जाती हैं, ठीक है, और कुछ हमारे दायित्व हो जाते हैं। और पूंजी भाई साहब तो वो तो अलग होता ही है ना बात, पूंजी अलग होता है, तो पूंजी को हम ऊपर यहां पर लिख दे रहे हैं। पूंजी अपना जो है सबसे अलग है, वो एकदम अलग बात है, अकेला रहता है। ठीक है, बात क्लियर है।
तो जब हम बात करेंगे नगद से व्यापार आरंभ किया तो सबसे पहला प्रभाव किस चीज पे पड़ेगा भाई? सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा वही नगद पे पड़ेगा, है ना बात? क्योंकि नगद से व्यापार आरंभ किया ना, तो सबसे पहला प्रभाव किस पे? नगद पे पड़ेगा। और नगद क्या है? नगद आपका जो है संपत्ति है। नगद मतलब कैश, कैश संपत्ति है ना। और व्यापार आरंभ किया तो व्यापार आरंभ करते समय जो भी पैसा लगाया जाता है, जो भी माल लगाया जाता है, जो भी संपत्ति लगाया जाता है, वो व्यापार के स्वामी के द्वारा लगाया जाता है। और व्यापार का स्वामी जब भी ये सारी चीजें लगाता है तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पूंजी। तो एक नगद पे प्रभाव पड़ा, दूसरा पूंजी पे प्रभाव पड़ा, तो पूंजी तो हमने ऊपर लिखा ही है, ठीक बात। दूसरा किस पे? दूसरा पढ़ते हैं, उधार माल खरीदा 2 लाख रुपए का। तुरंत ध्यान रखिए, उधार माल खरीदेगा, माल आपके पास आएगा, ठीक है। एक तो माल पे प्रभाव पड़ेगा तो माल आपके पास आएगा। तो इसमें हमारा रहतिया पर प्रभाव पड़ा, ठीक है। जो माल आया वो स्टॉक कहलाया, तो हमारा रहतिया पे प्रभाव पड़ा। और रहतिया क्या है? संपत्ति है ना बात। तो उधार माल है तो रहतिया तो आ गया, ठीक है। दूसरी बात, पैसा गया क्या? नहीं ना, क्योंकि उधार है तो पैसा तो जाने की बात नहीं। और हमने क्या किया? उधार माल क्रय किया। तो आप बताइए, जब किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदते हैं तो वो व्यक्ति कौन होता है? लेनदार होता है कि देनदार होता है? क्या होता है? सीधी सी बात है, आपने खरीदा है तो आपको क्या करना है? आपको उसे भुगतान करना है, यानी वो व्यक्ति कौन बनेगा? लेने वाला बनेगा। आपको उसे देना है, यानी वो दायित्व है। तो ये क्या है? ये आपका लेनदार बन गया, ठीक है। इन 2 चीजों पे प्रभाव पड़ा, समझ में आ गया। फिर अगला क्या है? फर्नीचर नगद खरीदा। अब जब फर्नीचर नगद खरीदेंगे तो सीधी सी बात है, फर्नीचर आपके पास आएगा। तो पहला बात तो है कि फर्नीचर पे प्रभाव पड़ा, ठीक है। और किस पे प्रभाव पड़ा भाई? एक तो फर्नीचर पे प्रभाव पड़ा, दूसरा नगद खरीदा है तो दूसरा आपका नगद पे प्रभाव पड़ेगा। और पहले से ही नगद लिखे, इसलिए दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार जो लिखा गया वो लिख देंगे, ठीक है। तो फर्नीचर पे और नगद पे प्रभाव पड़ा, ये बात समझ में आ गया। ये काम आपको रफ में कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि निजी उपयोग के लिए नगद निकाला 35,000 रुपए। अब याद रखिएगा, जब भी निजी उपयोग के लिए जो पैसा निकालते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। और आहरण जो है वो कहां पर प्रभाव डालता है? आपका पूंजी पर ही प्रभाव डालता है। तो पूंजी हम पहले से ही लिखे हुए हैं, ठीक है। पूंजी हम पहले से ही लिखे हुए हैं और आहरण जो है वो सीधा सीधा पूंजी पे ही प्रभाव डालता है। तो ये बात क्लियर है। दूसरी बात है कि निजी प्रयोग के लिए क्या निकाला है? तो नगद निकाला है, तो नगद पे भी प्रभाव पड़ेगा। और नगद हम पहले से ही लिखे हैं, ठीक बात, यानी इसका इन 2 चीज पर प्रभाव पड़ेगा। फिर अगला बहुत जरूरी, नगद माल बेचा, लागत 1,70,000 2,80,000 में। नगद माल बेचा, तो माल बेचेंगे तो ये बात कंफर्म है कि आपका जो है माल जाएगा, यानी रहतिया पे प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। दूसरी बात क्या होगा? आप नगद बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है नगद पे भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या खेल है? लागत और जो है 2,80,000, ये क्या खेल है? तो आप खुद सोचेगा, जब भी आप माल बेचेंगे या कुछ भी बेचेंगे, आप जब बेचने की बात करते हैं तो बेचते हैं तो या तो आपको लाभ होता है या तो आपको हानि होता है, होगा ना। किसी भी चीज को, आपके पास मान लीजिए अपना मोबाइल है, आप जब किसी को बेचते हैं तो आप देखते हैं ना कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, करते हैं कि नहीं? उसका कुछ कैलकुलेशन वगैरह है कि नहीं बात। तो जब भी बेचा जाता है तो या तो हमें प्रॉफिट होता है या तो हमें लॉस होता है। और वो किस पे डिपेंड करता है? तो देखो भाई, प्रॉफिट जो होता है, अगर हम यहां पर दिखा दें आपको, प्रॉफिट जो होता है वो कैसे डिपेंड करता है? वो प्रॉफिट तब होगा जब आप क्या करेंगे? सेल प्राइस आपका ज्यादा होगा, एसपी यानी सेल प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य आपका ज्यादा होगा और आपका जो है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, वो आपका क्या होगा? वो आपका कम होगा, तो आपका लाभ होगा। यानी आपने ज्यादा में बेचा और आपका जो है माल की लागत जो थी वो कम थी, तब आपको लाभ होगा। और हानि कब होगा? हानि आपका तब होगा जब इसका उल्टा हो जाएगा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए और सेल प्राइस कम हो जाए, है ना बात। तो आपको क्या होगा? तब आपको हानि होगा, है ना बात। तो ये बातें हो गया भाई कि लाभ कब होगा, हानि कब होगा। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है? यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस दिख रहा है कितना? 1,70,000, और यहां पर सेल प्राइस आपको दे रहा है 2,80,000। तो साफ साफ दिख रहा है कि सेल प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, यानी यहाँ पे लाभ भी होगा, ठीक है। और लाभ होता है तो लाभ कहां जाता है? लाभ आपका पूंजी में जाता है। तो पूंजी तो पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक बात, पूंजी पहले से ही लिखा हुआ है। आपका जो है माल बेचने पे माल पे प्रभाव पड़ेगा ही, और नगद पे प्रभाव पड़ेगा। तो सारे आइटम्स पहले से लिखे, यानी कोई नया आइटम बन के नहीं आया। तो ठीक है, ये बात भी समझ में आएगा। फिर उसके बाद बोला उधार माल बेचा। अच्छा, अब उधार माल बेचा, लागत इतना और बेचा इतने में, तो फिर से लागत यहां पर कम है और बेचा ज्यादा है, तो फिर से यहां पर लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो जाहिर सी बात है पूंजी पे होगा, वो लिखा ही हुआ है। दूसरी बात क्या है कि उधार माल बेचा है तो माल बेचा तो रहतिया पे भी प्रभाव पड़ेगा, तो रहतिया पे भी प्रभाव पड़ गया। लेकिन उधार बेचा है तो नगद पे तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो फिर किस पे प्रभाव पड़ेगा? जिस व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं वो व्यक्ति कौन होता है? वो व्यक्ति होता है देने वाला। देने वाला यानी उससे हमें पैसा मिलने वाला रहता है, तो वो हमारा होता है देनदार। तो अगला हमारा यहाँ पर क्या बन गया? आया देनदार भी बनकर आ गया। ठीक है बात, समझ में आ रहा है ना? ऐसे करके हम सारे कैरेक्टर निकाल लेंगे इसमें से कि किस पे किसके तरह से प्रभाव पड़ रहा है। जब ये सारे पता चल जाएंगे तो फिर
आराम से लेखांकन समीकरण सॉल्व होगा। अगला क्या है, अगला बोल रहा है कि लेनदारों को भुगतान किया 1,25,000, जो हमारे कुछ लेनदार थे उन लेनदार में से 1,85,000 का भुगतान किया गया, और फिर बोला है उससे बट्टा प्राप्त किया 15,000 रुपए। ठीक बात, क्या हो रहा है कि पहली बात लेनदार को भुगतान किया तो लेनदार में कमी आएगा क्योंकि पेमेंट कर दिया, साथ ही साथ हमारा कैश में भी कमी आएगा क्योंकि पेमेंट किया है ना बात, कैश भी जा रहा है। साथ में एक बात और बोला कि उससे बट्टा प्राप्त किया 15,000 रुपए, आपको बट्टा प्राप्त हुआ तो आपके लिए लाभ हुआ ना भाई, कटौती मिल रहा है आपके लिए लाभ होगा, तो लाभ होगा तो वो पूंजी में जाएगा, तो ये बात भी आपको समझ में आया। तो ये सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या बोला कि फर्नीचर पर हरास जो है 20,000, फर्नीचर पे हरास क्या करेगा, जब भी संपत्तियों पर हरास लगता है तो संपत्ति के मूल्य को कम करता है। हरास का मतलब ही होता है संपत्तियों के मूल्य में कमी। अगर फर्नीचर पे हरास है यानी फर्नीचर का मूल्य कम करेगा, तो फर्नीचर पहले से लिखा है। और उसके साथ साथ क्या बोला है, हरास आपके लिए फायदा है कि नुकसान है, यार संपत्ति कम होने का मतलब आपके लिए हानि है, तो हानि है, इस वजह से यहाँ पर जो है पूंजी लिखा है तो पूंजी में ही जाएगा, तो यहाँ पर हमारा पूंजी में यहाँ हानि भी आपको मिल जा रहा है। ठीक बात, तो इस प्रकार से इतने आइटम जो है हमारे इस पूरे लेन देन में प्रभावित हो रहे हैं। सबको ये बात समझ में आया बढ़िया से। अब जैसे ही ये समझ में आ गया तो आपको फटाक से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग कर लेंगे। तो कैसे बनेगा हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो देखिए हम लोग यहां पर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, और जब अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट बनेगा। फॉर्मेट में याद रखिए जो सबसे पहला फॉर्मेट होता है वो चौड़ा सा, वो होता है हमारा ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, वो हमारा ट्रांजैक्शन के लिए होता है। किताब में जो ट्रांजैक्शन होता है उसी को इंग्लिश में आपको लिख देना रहता है, और जनरली कहीं कहीं नहीं भी लिखते हैं, कुछ जगहों पे लिखा भी नहीं जाता ट्रांजैक्शन के बारे में। तो दोनों तरीका सॉल्व करने का, स्टेट बोर्ड में तो हमने जितने भी किताबें जनरली देखा है उसमें बहुत लोग जो है नहीं लिखने वाला ही मतलब फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो ना लिखें और लिख देंगे तो ज्यादा बेस्ट है, दोनों तरीका है। ठीक है, तो ऐसे लिख लिया। फिर इसके बाद क्या किया, इस तरह से लिखने के बाद आपको जो है ना पहले सभी संपत्तियों वाले जो जो आइटम्स है उसको लिखना पड़ेगा। तो संपत्तियों में कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है और डेटर्स है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे ऐसे, कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस डेटर्स, यही थे ना, कैश स्टॉक फर्नीचर डेटर्स। दायित्व में हमारे केवल लेनदार इकलौता है। ठीक है, तो दायित्व में हम लोग क्या करेंगे, लेनदार, लेनदार को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स, और उसके अलावा हमारा पूंजी तो होता ही, तो यहाँ पे पूंजी। इस तरीके से हम लोग ऐसे बना देंगे, और फिर यहां पर ऊपर भी ऐसे लिख देंगे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ऐसे करते हुए हम लोगों को ये बना देना है फॉर्मेट। ठीक बात, यहां पर हम लोग लिख देंगे इस तरह से ट्रांजैक्शन। अब देखिए क्या है कि ये आपको मिल जाता है ऐसे करने के वजह से। ठीक है, तो अगर आप एक एक पॉइंट्स को पकड़ लेंगे तो फॉर्मेट बनाना आपको बड़ा इजी रहेगा, आराम से आप फॉर्मेट बना लेंगे, फिर इसके बाद आराम से क्वेश्चन को एक एक पॉइंट पकड़ते हुए सॉल्व कीजिए। ठीक बात, तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है, सबसे पहला काम हो रहा है कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना, बात नगद से व्यापार आरंभ किया 4 लाख से। तो पहला हम लोग जब ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो सबसे पहला लिखेंगे यहां पर इस तरह से, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, और जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे 4 लाख से, तो कहां कहां प्रभाव पड़ेगा, सीधी सी बात है, 4 लाख से जब स्टार्ट करेंगे तो पहला हमारा संपत्ति पे किस पे प्रभाव पड़ेगा, नगद पे, कि हमारा नगद आ जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पर 4 लाख रुपए क्या हुआ, नगद आ गया, कैश में लिख दिया। और उसके बाद हमारा स्टॉक पे क्या हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फर्नीचर पे क्या हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, देनदार पे क्या हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्रेडिटर्स पे क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन हमारा जो कैपिटल है वहां पर 4 लाख बढ़ गया। ठीक है, तो पहला बात हो गया। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा वाला लिख देंगे। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, दूसरा ट्रांजेक्शन बोल रहा है कि उधार माल खरीदा। ठीक है, तो गुड्स परचेस्ड, ऑन क्रेडिट।
ठीक है, उधार माल खरीदेगा तो कहां कहां प्रभाव पड़ेगा, नगद पे प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं। तो उधार माल खरीदेगा तो नगद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक बात। यहाँ पे जहां स्टार्टिंग में आप प्लस नहीं लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा, बस माइनस रहेगा तो माइनस लगा दीजिएगा, ठीक बात। इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, उधार माल खरीदा है तो माल पे तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके पास आ रहा है स्टॉक, कितने का खरीदा है, तो स्टॉक हमारे पास जो है 2 लाख का आ रहा है, 2 लाख का उधार माल खरीदा है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे कितना, 2 लाख रुपए, ठीक है। उधार माल खरीदेगा तो और किस पे प्रभाव पड़ेगा, जिस व्यक्ति से हम लोग उधार में माल खरीदते हैं वो कौन होता है, वो लेनदार बनता है, ठीक है। तो यानी एक तो माल पे प्रभाव पड़ा, फर्नीचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, देनदार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन लेनदार पे प्रभाव पड़ा। ये 2 लाख रुपए हमारा क्या हुआ, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और हमारा जो है यहाँ पर कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। जैसे ही ये लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे ऐसे करते हुए पूरा इसको ऐसे बंद कर देना, और बंद करने के बाद यहाँ पर लिख देना क्या, न्यू इक्वेशन, ठीक है। न्यू इक्वेशन लिखना है और जोड़ देना है। कैश हमारा हो गया 4 लाख, ठीक है। ये हमारा जो है स्टॉक हो गया कितने का, 2 लाख। फर्नीचर हमारे पास कुछ नहीं है, 0। देनदार हमारे पास कुछ नहीं है, 0। लेनदार हमारे पास हो गया 2 लाख। कैपिटल हमारे पास जो है 4 लाख, ठीक है। और जोड़ते चलिए, ये दोनों हमेशा अभी भी एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर रहेंगे, हर इक्वेशन पे एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर रहेंगे, ठीक बात। तो ये हो गया पहला बात। अगली बात क्या करते हैं, अगला हमारा जो है तीसरा ट्रांजेक्शन हम लोग देख लेते हैं। जब तीसरा ट्रांजेक्शन देखेंगे हमारा, तो उसमें क्या है, उसमें बोला है फर्नीचर खरीदा 1,70,000 रुपए, ठीक है, यानी फर्नीचर परचेज। ₹1,70,000 का खरीदा है, तो सीधी सी बात, जब 1,70,000 का खरीदा है, कैसे खरीदा है, नगद की उधार, तो ये बात देखिए। तो बोला है फर्नीचर नगद खरीदा, तो नगद खरीदा तो पैसा तो जाएगा ना, नगद जाएगा। तो हमारा जब नगद जाएगा तो हमारा क्या होगा, कैश में से कम ही होगा, कितने का, 1,70,000 का, ठीक बात। और हमारा स्टॉक पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं भाई, स्टॉक पे क्यों प्रभाव पड़ेगा। फर्नीचर पे प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि वही खरीदा है, तो फर्नीचर हमारा कितने का आ गया, 1,70,000 का आ गया। फिर इसके बाद हमारा देनदार पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं, देनदार पे क्यों प्रभाव पड़ेगा। लेनदार पे प्रभाव पड़ेगा, नहीं, इस पे भी नहीं प्रभाव पड़ेगा। कैपिटल पे प्रभाव पड़ेगा, नहीं, इस पे भी नहीं पड़ेगा, ठीक बात। तो ये बात हो गया। तो इस तरीके से हमारा इसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन के बाद हमें न्यू इक्वेशन बनाना रहेगा, सभी ट्रांजेक्शन के बाद, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से न्यू इक्वेशन लिखेंगे, और हम लोग इसको क्या करेंगे, 4 लाख में से 1,70,000 चला गया तो 3 0, फिर 0, 10 में से 7 गया तो फिर से 3, और फिर हमारा 4 कितना हो गया, 3, 3 में से 1 गया तो 2, 2,30,000। यहाँ पर कितना हो गया, 2 लाख। यहाँ पर कितना हो गया, 1,70,000। यहाँ पर कितना हो गया, 0। ये कितना हो गया, 2 लाख, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 लाख, ठीक बात। तो ऐसे हो गया बात। अब अगला बात कर लेते हैं। इसके बाद हमारा चौथा ट्रांजेक्शन क्या कहता है, चौथा ट्रांजेक्शन कहता है निजी उपयोग के लिए निकाला कितना, 35,000 रुपया। निजी उपयोग के लिए 35,000 रुपया निकाला है, ठीक है, चलो निकाल लो भाई। निजी उपयोग के लिए जब निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। निजी उपयोग हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक बात, ड्राइंग्स मेड, ठीक है। कितना निकाला है निजी उपयोग के लिए, और क्या निकाला है, तो बोला है निजी उपयोग के लिए नगद निकाला है 35,000 रुपए। नगद निकालेगा तो सीधी सी बात है नगद कम होगा, तो हम लोग का नगद कम हो गया 35,000 रुपए। और क्या फर्क पड़ेगा, स्टॉक पे फर्क पड़ेगा, नहीं यार, इससे स्टॉक पे क्यों फर्क पड़ेगा, आहरण है ना बात। फर्नीचर पे फर्क पड़ेगा, नहीं। देनदार पे फर्क पड़ेगा, नहीं। लायबिलिटी में हमारा क्रेडिटर्स पे फर्क पड़ेगा, नहीं। लेकिन हमारा जो है यहाँ आहरण है, इसलिए कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। और आहरण क्या करता है, कैपिटल में कम करता है। कितने रुपए का, 35,000 रुपए का निकाला गया, तो 35,000 हमारा यहाँ पे कैपिटल कम होगा, ठीक है, 35,000 कम हुआ। और फिर इस तरह से हमारा न्यू इक्वेशन आ जाएगा। अब इस न्यू इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस पेज पे, ठीक है। न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन के तौर पे क्या आ जाएगा, देख लीजिए। हमारा जो है यहाँ पर 2,30,000 में से 35,000 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 1,95,000,
है ना बात, 1,95,000 प्लस, फिर इसके बाद हमारा क्या है, फिर इसके बाद हमारा 2 लाख यहाँ पर है, तो ये सीधे सीधे हम लोग 2 लाख डाल देंगे, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद हमारा 1,70,000 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा जो है फिर यहाँ पर देनदार पे भी कोई नहीं है, तो ये 0 हो गया। फिर इसके बाद हमारा लाइबिलिटीज वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटीज वाले में अगर हम लोग लेकर चले तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 2 लाख का 2 लाख ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है, 0 है क्योंकि। और उसके बाद हमारा जो है पूंजी के तौर पे अगर हम लोग देखें तो पूंजी के तौर पे हमारा 4 लाख में से 35,000 चला गया, तो कितना बचेगा, 3,65,000 ना, तो यहाँ पर हो गया 3,65,000, ठीक बात, ये बात हो गया। तो ये हमारा ऐसे हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला इक्वेशन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला इक्वेशन यहां पर हमारा जो है पांचवा, ठीक है। तो क्या है पांचवा इक्वेशन, तो भाई ट्रांजैक्शन पांचवा में लिखा क्या है, नगद माल बेचा, है ना बात। अब क्या हो रहा है, नगद माल बेचा, लागत 1,70,000 और 2,80,000 में उसे बेचा गया। तो यहां पर यही बातें आपको अच्छे तरीके से समझना है इसमें, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम होता है। जितने का बेचा है ये 2,80,000, ये क्या है, ये आपका कैश पर फर्क डालेगा, ठीक बात। जितने का बेचा है, जितने मूल्य में बेचा है यानी विक्रय मूल्य, ये कैश पे फर्क डालेगा, ठीक बात। दूसरी बात लागत, ये लागत आपको ले जाएगा कहां पर, रहतिया। जितने लागत का माल बेच दिया उतना आपका माल में कमी होगा, तो रहतिया में लागत का फर्क पड़ेगा, ठीक बात। और उसके बाद आपको पता है कि प्रॉफिट होगा तो भी कैपिटल में प्लस होगा, और लॉस होगा तो कैपिटल में ही माइनस होगा, तो यानी इनका प्रभाव कहां पड़ेगा, कैपिटल में पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहां पर करते हैं किसके बारे में, नगद माल बेचा, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे गुड सोल्ड, ठीक है, गुड सोल्ड। अब यहां पर आपको लिखना समझिए कैसे होगा, जितने में बेचा कहां बेचे, कहां जाएगा वो, नगद पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये नगद बिका है ना। ये देखिए ये कैसा बेचा गया, इसे नगद बेचा गया है ना बात, 2,80,000 में, तो हम लोग 2,80,000 नगद में ऐड कर देंगे, कैश में हम लोग क्या करेंगे, 2,80,000 ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद क्या है, जितने का माल बिक गया उसे हम लोग लागत में से मतलब रहतिया में से माइनस करेंगे, तो लागत हमारा 1,70,000 था, 1,70,000 हम लोग किसमें से, रहतिया में से माइनस कर देंगे, है ना बात। साफ साफ देखिए क्या है, 1,70,000 रुपए वो रहतिया में से माइनस हो गया। और फिर हमारा क्या होगा, फिर हम लोग का पूंजी में जाएगा, है ना बात। आखिरी में हमारा लाभ जो है वो पूंजी में जाएगा। तो हमारा इसके बाद फर्नीचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, देनदार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लायबिलिटीज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन पूंजी, क्योंकि लाभ हुआ है, क्या हुआ है, लाभ हुआ है, इसलिए पूंजी में ऐड होगा। तो कितना लाभ हुआ है, तो 2,80,000 में से 1,70,000 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपको, तो भाई सीधे सीधे जो है 3 0, फिर उसके बाद 1 0, 8 में से 7 गया तो 1 हो ही गया, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 1,10,000 हमारा इस पे प्रभाव पड़ गया लाभ के तौर पर। अब इसको हम लोग कर लेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा न्यू इक्वेशन बनेगा। देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। न्यू इक्वेशन के तौर पर ये जुड़ रहा है, तो हम लोग 3 0, फिर उसके बाद 5 हो गया, और 9 8 17 का 7 हासिल लगा, 1 2 1 3 1 4, 4,75,000 होगा, है ना बात। फिर इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस में से माइनस हो रहा है तो अभी भी प्लस बच रहा है, यहां पर हो गया 30,000, ठीक है, ये 30,000 हो गया। फिर उसके बाद यहां पर क्या हो गया, ये 1,70,000 ही रह गया। फिर इसके बाद ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 2 लाख का 2 लाख ही अभी तक, और ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा जुड़ गया, तो इसके वजह से हो गया 3 0, फिर 5, फिर 6 1 7, और फिर 1 4 1 3 1 4, 4,75,000, ठीक है। तो ये बातें आ गया। चलो भाई, फिर पांचवा के बाद हम लोग छठा वाला देख लेते हैं, छठा ट्रांजेक्शन से क्या फर्क पड़ता है। तो छठे ट्रांजेक्शन से आपको क्या फर्क पड़ रहा है ये उठा लेते हैं। बोल रहा है उधार माल बेचा, अब यहां पर बेचा फिर से है, लेकिन कैसा बेचा, उधार में बेचा, और कितने का बेचा, 25,000 रुपए का आपने बेचा है। तो ये जो 25,000 है क्योंकि उधार है, इसलिए ये क्या बनेगा, जिस व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं वो बनता है हमारा डेटर्स, तो ये हमारा डेटर्स है, ठीक बात, 25,000। और जितने लागत का बेचा ये आपका कहां जाएगा, यही बात, ये आपका रहतिया में चला जाएगा माइनस होने के लिए, और बाकी आपका जो है दोनों का डिफरेंस आपका लाभ होगा, तो लाभ आपका कहां चला जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे गुड सोल्ड, ठीक है। उधार में बेचा है, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन माल बेचा है कितने लागत का, 15,000 लागत का माल बेच दिया, तो 15,000 यहां पर हमारा क्या होगा, माइनस होगा। 15,000 लागत का माल बेचा है तो 15,000 माइनस होगा। फर्नीचर पे कहां से कुछ फर्क पड़ेगा, कोई नहीं। देनदार हमारा बनेगा, देनदार कितने का बढ़ेगा, जितने का आपने बेचा है। तो कितने रुपए में बेचा है, 15,000 के माल को 25,000 में बेचा है, तो 25,000 का हमारा देनदार बन गया। ठीक बात। लेनदार पे कोई फर्क पड़ा नहीं, लेनदार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमारा कैपिटल पे फर्क पड़ा, बिल्कुल 10,000 का लाभ हुआ, इसलिए 10,000 हमारा कैपिटल बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इस हिसाब से हम लोग जो है न्यू इक्वेशन देखेंगे। तो न्यू इक्वेशन कितना हो जाएगा हमारा, यहां पर हो गया हमारा ये 4,75,000। ठीक बात। ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 15,000। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1,70,000। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 25,000। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2,00,000। और ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 4,85,000। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन बनाते चलना है। हर एक ट्रांजेक्शन को आपको प्रभाव देखते हुए कहां पे जुड़ रहा है कहां पे घट रहा है, बस ये आपको ध्यान रखना है। आराम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब पांचवा बाद छठा वाला हम लोग, छठा हो गया, सातवां देख लेते हैं। सातवां ट्रांजेक्शन क्या कहता है, तो चलो भाई देख लेते हैं सातवां ट्रांजेक्शन क्या कहता है। सातवां ट्रांजेक्शन में हुआ है कि लेनदारों को भुगतान हुआ है 1,85,000 का, अच्छा, और उससे बट्टा प्राप्त किया है 15,000 का। तो अब ध्यान देने वाली बात है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। सबसे पहली बात, जितने का भुगतान हुआ है यानी 1,85,000, ये आपका क्या होगा, ये आपका कैश में जाएगा। भुगतान होगा तो भाई पैसा से होगा ना, पैसा कम होगा कैश में जाएगा। जितना आपका कटौती हुआ ये आपका कहां जाएगा, ये आपका कैपिटल में जाएगा। और कैसे जाएगा, तो पता करना पड़ेगा कि आपने, आपको कटौती मिला कि आपने कटौती दिया है, तो उससे बट्टा प्राप्त किया, कटौती मिला है यानी लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है इसलिए कैपिटल में क्या होगा, प्लस होगा। ठीक बात। और लेनदार में हमारा कितने की कमी होगी, तो लेनदार में हमारा जो टोटल कमी होगा ये 1,85,000 और प्लस 15,000, ये पूरे के पूरा दोनों जोड़ करके। ठीक है, तो हमारा जो क्रेडिटर होगा वो 1,85,000 प्लस 15,000। भाई जिसको डिस्काउंट करते हैं वो भी तो हमारा हिसाब किताब निपटारा हो गया ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जाने कितना, 2,00,000 रुपए। ये 2,00,000 रुपए पूरा का पूरा हमारा किस में जाएगा, ये हमारा क्रेडिटर के तौर पे जाएगा। ठीक है, ये 2,00,000 का पूरा रुपए हमारा क्रेडिटर्स के तौर पे जाएगा। ठीक बात। तो इस हिसाब से हम जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है, जितना भुगतान किया वो नगद में से माइनस हो गया। भुगतान कितना किए, 1,85,000, इसलिए कैश में से माइनस हो गया। ठीक है, स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, तो स्टॉक वैसे ही रहेगा। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए फर्नीचर वैसे ही रहेगा। ठीक बात। हमारा जो है यहाँ पे डेटर्स, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो डेटर्स भी वैसे रहेगा। हमारा जो लेनदार है वो पूरा का पूरा 2,00,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1,85,000 का पेमेंट हुआ है और 15,000 डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, तो डेटर्स पूरा का पूरा 2,00,000 हमारा माइनस, सॉरी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पूरा का पूरा 2,00,000 माइनस हो जाएगा। और फिर बचा जो 15,000 का, वो क्या हुआ, कटौती जो मिला है वो लाभ हो रहा है, तो 15,000 का लाभ हमारा कहां होगा, यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इस हिसाब से हमारा न्यू इक्वेशन क्या बन के आ रहा है, हमारा जो न्यू इक्वेशन है वो बन करके आ रहा है 85,000, 1,85,000 माइनस हो रहा है, तो यार 0,0,0, 5 में से 5 गया 0, 17 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 17 में से 8 गया तो 9 हो गया क्या, 17 में से 8 गया तो 9, और हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 3, 3 में से 1 गया तो 2, 2,90,000। फिर ये क्या हो गया, ये हमारा 15,000 हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो गया, 1,70,000 हो गया। फिर ये कितना हो गया, 25,000 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो गया, ये तो भाई 0 हो गया। लेनदार का पेमेंट पूरा शून्य। ठीक है, तो पूरा का पूरा शून्य हो गया, 0 हो गया। और ये हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया यार 5,00,000। अब ये अकेले पूंजी संभाल रहा है लायबिलिटी को, तो ये 5,00,000 हो गया। ठीक बात, क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें तो अगला हमारा जो है लास्ट इक्वेशन है, ये शायद मतलब लास्ट ट्रांजेक्शन है, 8वां ट्रांजेक्शन हमारा आखिरी है। और इसमें हम लोग देखते हैं क्या हुआ है। तो 8वां ट्रांजेक्शन हुआ है फर्नीचर पे हरास। तो जिसपे हरास लगेगा वो कम होगा, और हरास आपका क्या है, नुकसान है, हानि है, तो कैपिटल में भी माइनस होगा। तो फर्नीचर कितने का हरास लगा है, फर्नीचर पे 20,000 का। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है,
डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्नीचर स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे फर्क पड़ेगा। कितने का हरास लगा है? 20,000 का, 20,000 का हरास लगा है ना फर्नीचर पे, ठीक है। फिर उसके बाद दिनदार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा ये जो है क्रेडिटर्स, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारा जो हरास लगा है उससे नुकसान होता है तो हमारा यहाँ पर ये कम होगा, कौन सा? कैपिटल कम होगा। तो ये बात हो गया। अब फिर इसके बाद ये हमारा जो हमने करा है ना बात, फिर यहाँ पर जो बातें हो गया ये हम लोग इस तरह से ऐसे करेंगे, और ये हम जो जोड़ करके लिखेंगे ना, ये हमारा फाइनल इक्वेशन कहलाएगा। हम यहाँ पे ही लिख देते हैं क्योंकि नीचे वहां जगह नहीं है, वो हमारा फाइनल इक्वेशन कहलाएगा। समझ रहे बात? क्या कहलाएगा? फाइनल इक्वेशन। सॉरी, इतना लंबा की जरूरत नहीं यार, ये आखिरी है ना, ठीक बात। कितना कितना? तो देखिए फाइनल इक्वेशन हमारा जो बना, कैश का हमारा बैलेंस आ गया 2,90,000। आखिरी में सारे ट्रांजेक्शन के बाद हमारा जो कैश का बैलेंस है वो 2,90,000। स्टॉक का बैलेंस हमारे पास कितना आ गया? स्टॉक का बैलेंस आ गया 15,000। आखिरी में स्टॉक का बैलेंस है 15,000। यही आपका आंसर दिया रहेगा बुक में, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो है अगला फर्नीचर का बैलेंस कितना हो गया? 1,70,000 में से 20 गया तो यानी 1.5 लाख। फर्नीचर का बैलेंस हो गया 1.5 लाख। फिर इसके बाद हमारा जो है कौन है? इसके बाद हमारा जो है अगला डेटर्स का बैलेंस हमारे पास आएगा 25,000। फिर इसके बाद जो लेनदार है लाइबिलिटी हमारा क्रेडिटर्स, इसका बैलेंस है 0, और उसके साथ हमारा जो पूंजी है उसका बैलेंस कितना हो जाएगा? 5 लाख में से 20,000 चला गया तो 4,80,000। ये हमारा हो गया। तो ये फाइनल इक्वेशन बन गया, ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। और बस इसी के साथ हमारा ऐसे करके बंद करके क्वेश्चन को समाप्त कर देते हैं। हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये जो आंसर है यही मैच करेगा आपके बुक के साथ, ठीक है, कि कौन कितने कितने का किसका क्या बैलेंस बचा है, ठीक बात। तो ये हो गया। और आपको चेक करना है तो ये लास्ट में जोड़ भी लीजिएगा कि दोनों साइड बराबर हो रहा है कि नहीं। जैसे 2,90,000, 15,000, 25,000, तो 15-25 अगर हम जोड़ दे तो 40 हो गया, और ये हमारा 40 में जोड़ दे 1,90,000 हो गया। 90 कितना हो गया? 80 हो गया, यानी 3,80,000 और 4,80,000। 4,80,000 यहाँ भी, 4,80,000 यहाँ भी, यानी बराबर, सही है। तो हमारा जो है ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही हो गया, और ऐसे ही करके हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीखना था, लेखांकन समीकरण सीखना था। आप अपने बुक के सारे क्वेश्चन लगाइए, कॉन्सेप्ट यही है, तरीका यही है, कुछ नया नहीं करना है। बस आपको जो जो चीजें हमने बताया कि पूंजी में क्या जुड़ता है क्या घटता है उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हर ट्रांजेक्शन का प्रभाव देखिएगा कि हर ट्रांजेक्शन का प्रभाव कहां पड़ रहा है, किन किन चीजों पे पड़ रहा है, और कौन सा चीजें बढ़ता है कौन सा चीजें घटता है। बस इसी को देखते हुए इसी फॉर्मेट में आप अकाउंटिंग इक्वेशन आराम से बना सकते हैं। बहुत आराम से आप 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने लेखांकन समीकरण को पूरा किया, ठीक है। आज के इस क्लास में हम लोगों ने लेखांकन समीकरण को कर लिया पूरा, ठीक बात। ये हो गया हमारा समाप्त। और हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हो गया हमारा पूरी तरह से समाप्त। और होमवर्क के तौर पे बोल रहे हैं कि अपने बुक से 3-4 क्वेश्चन लगाइएगा, अपने बुक से 3 से 4 क्वेश्चन लगाइएगा। आपको जो है ये सारी बातें समझ में आ जाएगा, पूरा बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही इस क्लास में। और ये छोटा सा ही क्लास था, हमने आपको बोला कि बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, वन शॉट भले ही है, लेकिन ये छोटा सा है, क्योंकि ये क्लास में ऐसे भी जनरली हम लोग पढ़ाते हैं तो 2 से 3 लेक्चर में हम कंप्लीट कर देते हैं। बहुत कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस थोड़े मोड़े क्वेश्चन ही लगाने रहते हैं, और क्या, बाकी कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो इस तरह से हमारा ये हो गया खत्म। अब अगले क्लास में हम लोग इसके बाद के सबसे जबरदस्त चैप्टर में पहुंचेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।